हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हम ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ब्रैग्स इक्वेशन निकाली, दैट इज 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, और उसकी ऑपरेटर्स अरेंजमेंट की बात की थी कि किस तरह से क्रिस्टल एक रोटेटिंग टेबल में रखा हुआ है और उसके ऊपर एक्सरे फॉल करेगी हर डायरेक्शन से, और वहां से जो बीम रिफ्रैक्ट होगी वो जाएगी एक आयनाइजेशन चैम्बर में, जहाँ एक ईजिली लिक्विफाई गैस SO2 को फिल किया, और उसकी जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट फॉल करेगी उतनी ज़्यादा गैस क्या होगी, आयनाइज होगी, उतनी ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रोमीटर में हमारी रीडिंग आ जाएगी। उससे हम वहाँ से वैल्यू को क्या करेंगे, नोट करेंगे, और टेबल से हम उसके थीटा के एंगल को क्या करेंगे, नोट करेंगे, और फॉर्मूले में रख के हम वहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू को निकालेंगे। अब हम इसी के एविडेंस की बात करते हैं। एविडेंस इन फेवर ऑफ ब्रैग्स इक्वेशन। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl का। NaCl हमें पता है क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। इसके एक फेस की बात करते हैं 100 रिप्रेजेंट HKl, ठीक है, रिप्रेजेंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा जो इनका होता है, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड एंड थर्ड मैक्सिमा, यानी n की वैल्यू 1, 2, 3। वो होता है हमारा 5.9 डिग्री एंगल पे, 11.85 डिग्री एंगल पे और 18.15 डिग्री एंगल पे। तो एन की वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इसकी एंगल्स ले लिए, ठीक है। एंगल यानी ये तो थीटा आ गए। अब निकालो साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन 5.9 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारे पास नियरली 0.103, इसके होते 0.205 और इसके होते 0.3012, ठीक है। अगर इनकी वैल्यू को देखो तो नियरली 1:2:3 आ रही है, ठीक है। थीटा हमने निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली हमने, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1:2:3 आ रही है, और एन कोई वैल्यू देखो 1, 2, 3 तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है। जो हमारे एन की वैल्यू आ रही थी वैसे ही हमारे थीटा की रेशियो आ गई 1:2:3। दैट मीन्स यहाँ से हमारी जो ब्रैग्स इक्वेशन यानी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा क्या होगी, करेक्ट होगी, ठीक है। एक साइड मैंने n ले लिया, एक साइड मैंने थीटा ले लिया, दोनों साइड रेशियो क्या आ रही है 1:2:3। अब इसे ड्रॉ कैसे करते हैं, इधर हम लेंगे एंगल यानी थीटा, ठीक है। इधर मेरी आ जाएगी इंटेंसिटी रिफ्रैक्टेड, ठीक है। जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है उसकी इंटेंसिटी आ जाएगी, तो इसके मैक्सिमा आएंगे ये है मेरा फर्स्ट मैक्सिमा, ये है मेरा सेकंड मैक्सिमा और ये है मेरा थर्ड मैक्सिमा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 5.9 डिग्री, 11.85 डिग्री एंड 18.15 डिग्री। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा एंड थर्ड मैक्सिमा, ठीक है। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारे के आगे इस तरह से हम इसे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो ये साइड पे, ये तो मैक्सिमा हो गया ना, साइड पे छोटे छोटे से हम पा रहे हैं, ये हम पाते हैं ड्यू टू बीटा रेडिएशंस। ये हम पे, ये साइड पे हर एक मैक्सिमा के साथ ऐसा एक छोटा सा हम पाता है, ये होता है एक्सरे की बीटा रेडिएशंस की वजह से, ठीक है, कि एक्सरे के साथ कुछ ना कुछ बीटा रेडिएशंस होते हैं, उनकी वजह से ये हम पाते हैं। और जो ये मैक्सिमा है ये ऑब्जर्व हुए हैं हमें ड्यू टू आर एक्सरेज, ठीक है। एक्सरे की एन की वैल्यू 1 होगी तो फर्स्ट मैक्सिमा, 2 के लिए सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एंगल देख लिया, एंगल से भी हमारे 1:3 रेशियो आई है, इससे भी हमारी 1:3 रेशियो आई है। यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या हो गई, कंफर्म हो गई, ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी से अब डी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशंस फ्रॉम ब्रैग इक्वेशन। ठीक है।
हमें पता है ब्रैग्स इक्वेशन यानी 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर d इज डिस्टेंस, थीटा इज एंगल, जो इनके बीच का एंगल होगा, n मैक्सिमा n 1 2 3 प्लेन्स की वैल्यू, n लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, तो मैं यहाँ से d निकाल सकती हूँ। d क्या आएगा, n लैम्डा अपॉन 2 sin थीटा। अब d यानी प्लेन्स की डिस्टेंस की बात, तो प्लेन्स की कुछ ना कुछ h k l वैल्यू होगी। पीछे याद हो तो हमने d निकाला था, d ऑफ h k l, तो वो आता था अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, इसके बराबर आता था। ठीक है, ये मेरे पास आया था। अगर मान लो मैं क्यूबिक सिस्टम की बात करती हूँ, जहाँ 7 टाइप के सिस्टम के थे ना, उनमें एक था क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक के लिए क्या था, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर मेरे a b c क्या है, बराबर है, तो मेरा d क्या बन जाएगा, जो मैंने अभी लिखा, a स्क्वायर बाय एच स्क्वायर के a स्क्वायर बाय के स्क्वायर a स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, तो सेम हो गया मेरे पास। तो मेरे पास कॉमन लूंगी तो आ जाएगा a, नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके बराबर। ठीक है, फॉर क्यूबिक सिस्टम हमारे पास d की वैल्यू ही आ गई। क्लियर, तो d एच के एल आ गया। एच के एल की वैल्यू आपको गिवन होगी, a की वैल्यू गिवन होगी, आप यहाँ से d निकाल सकते हो, और आपको यहाँ से वैल्यूज गिवन होगी, d निकालो, इस d की वैल्यू को यहाँ पुट करो और a की वैल्यू निकालो, या कोरस्पॉन्डिंग जिसकी भी वैल्यू आपको पूछी गई है आप उसे फाइंड आउट कर सकते हो। लैम्डा निकालने को बोला हुआ है, x निकालने को बोला हुआ है, जिसकी वैल्यू निकालने को बोली हुई है आप उसे यहाँ से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब निकालते हैं हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या था, हमारे जो बड़ा सेल है, ठीक है, उसका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट हमारा क्या होता है, यूनिट सेल। ठीक है, जो हमारा स्पेस लैटिस होता है उसका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट हमारे पास क्या आता है, यूनिट सेल। अब मुझे इस यूनिट सेल की बात करनी है, तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ NaCl का। जो NaCl का क्रिस्टल होता है, ये हमारा एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में हमारे पास 4 Na पॉजिटिव होते हैं और 4 ही Cl नेगेटिव होते हैं पर यूनिट सेल। इसे हम बाद में ड्रॉ भी करेंगे। तो 4 सोडियम और 4 अनायन यानी Cl नेगेटिव, 4 कटायन और 4 यूनिट अनायन होते हैं पर यूनिट सेल, इसकी वैल्यू हमारे पास आता है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हो गए, 4 NaCl यूनिट, मिलाओगे तो 4 बन गए ना, एक NaCl इससे बना, फिर दूसरा तीसरा चौथा, 4 NaCl बन गए यूनिट्स पर यूनिट सेल। मतलब एक छोटे से यूनिट सेल में भी 4 NaCl के यूनिट है। ठीक है, तो मैं एक मास निकाल लूं यूनिट सेल का। अब मास निकालने के लिए मुझे एक NaCl का मास पता होना चाहिए, एक NaCl यूनिट का, उसका 4 गुना कर दूंगी तो पूरे यूनिट सेल का आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ 1 यूनिट सेल। ये NaCl यूनिट है, ये यूनिट सेल की बात हो रही है। ठीक है, NaCl यूनिट मतलब एक NaCl, 2 को कंबाइन करके एक NaCl बना, एक सोडियम और एक कटायन, अनायन और कटायन को मिला के एक हमारा NaCl बना। तो ऐसे 4 बन के हमारे पास क्या आया, यूनिट सेल आ गया हमारे पास। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल ले लो, तो यहाँ आ जाएगा m अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, n हमारा है मास, मोलर मास ऑफ NaCl, और n नोट है हमारा एवोगैड्रो नंबर। मोलर मास NaCl का देख लो, एक का 35.5 और एक का हमारे 23, तो हमारे पास आ गया 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, एक का 23 और दूसरे का 35.5, सम कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 58.5। ठीक है, सोडियम हमें पता 23 होगा, क्लोरीन का होता 35.5। यहाँ से हमने इसकी क्या कर ली, वैल्यू निकाल ली। डन, तो एक का ये फॉर्मूला आ गया m4 इंटू m इंटू n। ठीक है, अब हमें पता है डेंसिटी, तो डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ रो से। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मान लो मुझे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। यहाँ से देखो डेंसिटी नीचे चला गया, मास ऊपर चला गया,
तो मास अपॉन डेंसिटी। मास यूनिट सेल का मैंने ऊपर निकाला, कितना आया मेरे पास 4m अपॉन n0, ये निकाला है ऊपर, ठीक है। और डेंसिटी मीन्स रो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई, ठीक है। अब यहाँ से तो मैंने वॉल्यूम निकाली, अब मैं निकालती हूँ एज ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। सपोज करो एक क्यूब है, क्यूब की एज कितनी है, a है, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, a क्यूब, एरिया कितना हो गया, a स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही होगा, अगर एक साइड a है तो उसकी वैल्यू एरिया की होगी a स्क्वायर और वॉल्यूम होगी a क्यूब। मैंने यहाँ वॉल्यूम निकाली, अब मुझे एच निकालना है। देखो इसमें इसकी थर्ड पावर होगी, तो मुझे एच निकालने के लिए 1/3 पावर ले लो, तो वॉल्यूम की 1/3 पावर हो जाएगी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो एच मेरे पास आ गया 4m अपॉन रो n0, इसकी पावर 1/3। तो ये मेरे पास एच की वैल्यू आ गई, एच ऑफ यूनिट सेल। डन। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, एच भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको पूछा गया आप उसकी वैल्यू यहाँ से क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इससे पहले हमने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, डिपेंड क्या वैल्यूज हमें गिवन है और क्या हमें कैलकुलेट करने को कहा गया, इनसे हम उन सबकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी ब्रैग्स इक्वेशन, और ब्रैग्स इक्वेशन की हेल्प के एविडेंसेस और उसकी हेल्प से हम क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्लियर। थैंक यू।